नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश नारायण सिंह और नवभारत टाइम्स के सभी दर्शकों और पाठकों का मैं स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा। बिहार चुनाव से जुड़े इस कार्यक्रम में हम हर दिन आपको एक जिले के बारे में बताते हैं। उस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं, उन सीटों पर फिलहाल क्या समीकरण है, 2020 में वहाँ क्या हो सकता है, इन बातों पर हम चर्चा करते हैं। आंकड़ों और तथ्यों के जरिए एक तस्वीर, एक पिक्चर हम रखने की कोशिश करते हैं आपके सामने, जिससे आपको ये पता चले कि उन जिलों में इस विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है। चूंकि 2015 के मुकाबले इस बार समीकरण बदले हुए हैं। 2015 में नीतीश और लालू की जोड़ी ने चुनाव लड़ा था, तो इस बार नीतीश फिर से बीजेपी के साथ यानी एनडीए का हिस्सा है और महागठबंधन में काफी तोड़फोड़ मची। मांझी छोड़कर चले गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए। तो महागठबंधन में अगर कहिए तो एक तरह से सिर्फ कांग्रेस, आरजेडी, ये दो पार्टियां हैं और लेफ्ट, ये तीन पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इस पर विशेष चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नोएडा से मेरे सहयोगी रुचिर शुक्ला। रुचिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुचिर काफी जानकारी हमें देते हैं। रुचिर रोज बिहार की खबरों से वाबस्ता रहते हैं और हमें बताते हैं कि क्या समीकरण हो सकते हैं इन सीटों पर, क्योंकि इन सीटों पर वो काफी गहरी नजर रखते हैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर रहकर। तो आज हम चुनावी चर्चा में बात करने जा रहे हैं सारण जिले की। सारण जिला पहले जिसको कहे तो एक बड़ा जिला है, 8 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि छपरा के नाम से प्रसिद्ध है, छपरा जिला कहते हैं लोग इसको। बिहार में छपरा, बिहार का देश भर में छपरा जिला ज्यादा फेमस है। हालांकि सरकारी कागजातों में इसका नाम सारण जिला है। यहाँ 8 विधानसभा सीटें हैं। आपको हम बताते हैं उन सीटों के बारे में पहले परिचय दे दें। इस पे 8 विधानसभा सीटों में पहली सीट छपरा सदर है, अमनौर है, तीसरी गरखा है, चौथी एकमा है, पांचवी सरैया है, चौथी मरहड़ा है, छठी मरहड़ा है, सातवीं मांझी और आठवीं बनियापुर है। 8 सीटों पे जो अभी का समीकरण है, वो समीकरण आपको बता दें कि इन सीटों में से आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर यानी 4 सीटों पर काबिज है, जेडीयू 1 सीट पर काबिज है। तत्कालीन महागठबंधन 2015 में और 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। तत्कालीन जो महागठबंधन था उसने छपरा जिले की 8 में से 6 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी की 2 सीटें उसके कब्जे में रही थी, जिसमें से एक आपकी छपरा सदर की सीट है जहाँ डॉक्टर सीएम गुप्ता विधायक है, और दूसरी अमनौर जहाँ के शत्रुघ्न सिंह है विधायक, चोकर बाबा के नाम से फेमस है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल पहले रुचिर के पास चलते हैं और रुचिर से जानते हैं कि रुचिर हमें क्या जानकारी देने वाले हैं, खास तौर पे छपरा सीट के बारे में। रुचिर बताइए, छपरा सीट के बारे में क्या जानकारी देंगे दर्शकों? जी शुक्रिया ऋषि। मैं जो है आपको बता रहा हूँ छपरा सीट के बारे में। छपरा विधानसभा क्षेत्र का जो अगर हम बात करें तो यहाँ विकास के बजाय जो है जातीय समीकरण ज्यादा जोर पकड़ता है चुनाव के दौरान। यही कारण है कि यहाँ जनता अगर 5 साल तक लगातार कई तरह की समस्याएं अगर उन्हें होती भी हैं, वो भी चुनाव के दौरान कहीं न कहीं जातीय समीकरण के जाल में फंस जाती है। लंबे समय से यहाँ की राजनीति में राजपूत और यादव का वर्चस्व दिखाई देता रहा है। हालांकि 2015 के चुनाव में इस वर्चस्व को तोड़ते हुए वैश्य समुदाय के नेता डॉक्टर सीएन गुप्ता ने बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को हराकर छपरा के विधायक की सीट हथिया ली। हालांकि इस बार जो है हालात थोड़े बदले हुए हैं। वैश्य समुदाय में भी कई जगह पर फूट के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये कहना कुछ कंफर्म नहीं होगा कि सीएन गुप्ता के लिए क्या स्थितियां आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। कई गुटों ने यहाँ पे सीएन गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हालांकि इस विरोध को दरकिनार करते हुए सीएन गुप्ता बीजेपी से दोबारा टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं और लगातार जनता के बीच में चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे हैं। सीएन गुप्ता ने दावा किया है कि इस बार 1 लाख वोट से ज्यादा के अंतर से वो जीत दर्ज करेंगे। हालांकि दूसरी ओर पूर्व विधायक रणधीर सिंह भी आरजेडी से ताल ठोक रहे हैं और इनके साथ साथ शिक्षक समाज ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शिक्षाविद डॉक्टर संजीव सिंह को चुनाव में उतारने का फैसला लिया है। तो पर अतिक्रमण के कारण जाम भी बड़ा मुद्दा यहाँ बना रहता है। दिन भर लोग जाम में फंसते हैं और लगातार इसको लेकर के परेशान होते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का गांव सिताब दियारा कटाव की चपेट में आ ही जाता है बाढ़ के दौरान। हर साल सरयू नदी गांव के करीब आती हैं। इस बार तो जेपी के घर से कुछ फरलांग की दूरी पर कटाव रुका है। जेपी के गांव को बचाना बड़ी चुनौती है। हाल के दिनों में छपरा शहर में डबल डेकर पुल निर्माण की शुरुआत की गई है, जिसका श्रेय तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी को जाता है।
यह इलाका, अगर बात करें इस इलाके की, तो यह इलाका पूरी तरह से लालू यादव के प्रभाव का क्षेत्र माना जाता रहा है। हालांकि इनके जेल जाने के बाद उनके बेटे तेजस्वी ने उनकी कमी को पूरा करने की जरूर कोशिश की है। तो ऋषि, ये कुछ स्थितियां हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र की। अब देखना है इस बार जो है हमारे वोटर, छपरा के जो वोटर हैं, वो इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल रुचिर, मैं आपको ले चलता हूँ एकमा विधानसभा। इम्पोर्टेंट है छपरा जिले के लिए एकमा। जो रुचिर, मैं बता दूं आपको कि यहाँ के जो विधायक है वो धूमल सिंह है। नाम तो इनका मनोरंजन सिंह है, लेकिन ये धूमल सिंह है। 1978 से लेकर कई सालों तक ये पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल रहे हैं। इनके खिलाफ बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, मुंबई में लूट, अपहरण, हत्या, काफी केसेस हैं इनके ऊपर। हालांकि एफिडेविट जो इन्होंने दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में, उन्होंने सिर्फ 6 गंभीर और 18 हल्के क्रिमिनल केस की जानकारी दी थी। बाहुबली माने जाते हैं, नीतीश के करीबी माने जाते हैं। ये जो धूमल सिंह है, रुचिर आपको बता दूं, तो पिछली बार इन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी 2015 के चुनाव में। काफी अच्छा खासा इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है क्राइम का, वो आप देख ही रहे हैं। इस बार यहाँ पर जो सीट है एकमा की सीट, इस बार भी इस पर धूमल सिंह उम्मीदवारी अपना दावा ठोक चुके हैं। हालांकि एकमा में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें इन मुद्दों के बारे में कहा जाए तो ये मुद्दे अभी भी ज्वलंत हैं। जैसे एकमा को अनुमंडल का दर्जा देना, नगर पंचायत बनने के बाद भी शहरीकरण नहीं होना, ग्रिड निर्माण के बाद भी बिजली की व्यवस्था चरमराए रहना, ये सब चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ का चर्चित पीतल उद्योग था जो बंद हो गया, उसकी फिर दोबारा किसी उद्योग धंधे की स्थापना नहीं हुई, बनाया नहीं जा पाया। तो काफी इम्पोर्टेंट है ये रुचिर। अगली सीट पे हम जल्दी से चले, आपको हम अगर गरखा की ओर ले चले, तो गरखा में आरजेडी के मुनेश्वर चौधरी जो है वो 5 बार विधायक रहे हैं और 2 बार बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन आज भी इनके यहाँ अगर कहा जाए तो विकास की गंगा बहती उतनी नहीं दिखी है। इस बार भी ये ताल ठोक रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों में मंत्री जी को लेकर बहुत नाराजगी है। और अगर हम इसके बाद अगर हम गरखा के जो अगली सीट की हम बात करते हैं, तो वो आपको है ये जिस सीट की हम बात करें, अमनौर। अमनौर एक हॉट प्रोफाइल सीट बन गई है। पिछली बार यहाँ पर शत्रुघ्न सिंह उर्फ चोकर बाबा ने चुनाव जीता था बीजेपी के टिकट से, अभी भी वर्तमान विधायक है, लेकिन बीजेपी ने टिकट काट दिया है। कल चोकर बाबा ने इसको लेकर महापंचायत भी लगाई है और कहा है कि भाई उनके साथ जो उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, बाढ़ में जो उन्होंने रसोई चलाई अपने खर्च से, अपने पैसों से, और लोगों की मदद की, कोरोना में भी लोगों के बीच गए, तो इससे उनसे जो कुछ लोग थे, उन्होंने बड़े नेताओं का नाम लिया है। उसमें राजीव प्रताप रूडी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का नाम शामिल है, डिप्टी सीएम का, कि इन लोगों ने इनके खिलाफ साजिश की। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का भी इन्होंने नाम लिया है और महापंचायत कल लगाई जनता की। बड़ा सपोर्ट देखने को मिला है कल चोकर बाबा को। तो चोकर बाबा को ऐसा लग रहा है कि इस बार वो क्या करें क्या ना करें। वो कह रहे हैं कि हम तो भाई फलाहार पे रहेंगे आजीवन, जो मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जनता मुझे कह रही है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। और बीजेपी में इस बार के चुनाव में ये काफी देखा जा रहा है कि ये 2-3 ऐसे उम्मीदवारों के टिकट काटे गए हैं। और अब पटना जिले में आ जाए, मैं पटना जिले के ग्रामीण इलाके में ही बैठा हुआ हूँ, पालीगंज में। यहाँ बीजेपी की पूर्व कैंडिडेट थी, ये सीट चली गई जेडीयू के जयवर्धन यादव, बच्चा यादव को, जो कि पिछले चुनाव में जेडीयू के टिकट पर, आरजेडी के टिकट पर विधायक बने थे और अब जेडीयू में आ गए हैं। तो वहां से उषा विद्यार्थी बीजेपी कैंडिडेट जो थी पालीगंज से निर्दलीय जाने वाली थी, फिर उन्होंने एलजेपी ज्वाइन कर लिया और एलजेपी के टिकट पर अब मैदान में आ गई हैं। वहीं अगर मतलब इस तरह से कई ऐसे उम्मीदवार हैं बीजेपी के जो नाराज है टिकट कटने से, अपना इलाके में अच्छा खासा वर्चस्व रखते हुए भी। तो अमनौर भी इसी तरह की एक सीट है। इसके बाद अगर हम आते हैं परसा, परसा सबसे ज्यादा हॉट प्रोफाइल सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है। परसा के जो नेता हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं, उनका नाम चंद्रिका राय है, पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय के बेटे। उन्हीं की बेटी ऐश्वर्या राय से शादी हुई थी तेज प्रताप की। तलाक की बात हो चुकी है। अब काफी ज्यादा ये परिवारों में दूरी बढ़ गई है और चंद्रिका राय अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जाहिर है कि ये सीट पर बहुत ज्यादा जलवा देखने को मिलेगा परसा में आपको रुचिर। अगर चंद्रिका राय यहाँ से ताल ठोकते हैं तो जेडीयू के टिकट से तो आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इस सीट पर चंद्रिका राय का अच्छा खासा वर्चस्व है। दरोगा राय के घराने को रिप्रेजेंट करती है ये सीट। दरोगा राय के वारिस को वोट देने में पीछे नहीं हटेगी, जहां तक हमें अंदाजा लगता है। तो काफी मुश्किल हो सकती है आरजेडी के लिए सीट पे चुनाव लड़ना। अगर हम इसके बाद सबसे एक और सीट की बात करते हैं, सोनपुर की बात करते हैं। सोनपुर हालांकि
परिसीमन के वजह से ये छपरा यानी सारण जिले में आता है, लेकिन इसका हिस्सा जो है वो वैशाली जिले में पड़ता है। सोनपुर में बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। हालांकि इस मेले की छवि बीच में काफी धूमिल हुई थिएटर्स की वजह से, अश्लील कार्यक्रमों की वजह से। हालांकि अब काफी हद तक इस पर रोक लगा दी गई है। सोनपुर में भी जो विधायक हैं, जो जिनको हम कहेंगे, सोनपुर में जो स्थिति है अभी मुद्दों की, तो मुद्दों की काफी इसमें कमी नहीं है। कृषि आधारित जगह है ये। ऊपर से एक मेले से सालों भर तक लोगों का पेट चलता है यहाँ पर। और अभी जो विधायक है वो आरजेडी के हैं, रामानुज प्रसाद। इससे पहले 2010 में विनय कुमार सिंह थे बीजेपी के, और उसके पहले 2005 में भी जब लहर थी एनडीए की, नीतीश कुमार और बीजेपी की, तो उस समय भी आरजेडी ने उस पर कब्जा जमाया था। रामानुज प्रसाद ही विधायक थे। तो यादव और राजपूत बोली मरहड़ा की। मांझी के बारे में, मांझी विधानसभा छूट रही है हमसे, मांझी छूट रही है। ये इंपॉर्टेंट विधानसभा है और बनियापुर है। तो पहले मांझी के बारे में आप बताएं, मैं बनियापुर के बारे में दर्शकों को जानकारी दूंगा। जी, मांझी सीट की बात की जाए तो वहां पे भी जो है अभी फिलहाल के तौर पे ये बेहद अहम सीट है, क्योंकि 2015 में यहाँ से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ठीक है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय शंकर दुबे ने यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए लोजपा के केशव सिंह को हराया था। इस बार भी जो है विजय शंकर दुबे को घेरने की पूरी तैयारी दूसरे दलों ने कर रखी है। देखना है कि कैसे क्या सियासी समीकरण बनते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो इस बार मामला है वो बीजेपी उम्मीदवार को लेकर के है कि आखिर इस बार बीजेपी यहाँ से किसे कैंडिडेट बनाती है। इसके अलावा मांझी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ये पश्चिमी छोर पर है, यूपी की सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, यहाँ हमेशा दिग्गजों का ऐसा अखाड़ा रहा है कि सियासी समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं। स्वतंत्रता के बाद से यहाँ पे जो है मांझी विधानसभा क्षेत्र से कई दिग्गजों ने चुनावी जोर आजमाइश की है। गिरीश तिवारी, राम बहादुर सिंह, बुधन प्रसाद रावत, गौतम सिंह ने कई बार चुनावी जंग में बाजी मारी। हालांकि उन्हें कई बार शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। तो 2015 में जहां विजय शंकर दुबे ने कुल 2015 में अगर हम बात करें तो उस समय विजय शंकर दुबे करीब 29,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर वोट मिले थे उनको। वहीं केशव सिंह को 20,000 वोट, तो यानी करीब 9,000 वोटों के डिफरेंस से उन्होंने जीत दर्ज की थी। अगर इस क्षेत्र की समस्याओं की बात की जाए, मुद्दों की बात की जाए, तो यहाँ पर आज तक कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई है। विकास ही एक अहम मुद्दा है। युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ी समस्या इस इलाके के लिए है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है जिसे लगातार उठाया जाता रहा है यहाँ पे। लेकिन वहीं विधायक की बात करें, विधायक विजय शंकर दुबे का कहना है कि यहाँ पे जो है विकास तेजी से हुआ है और जो लोगों की ओर से दावे किए जाते हैं उनको उस पर कोई भी विश्वास नहीं है। तो ऋषि, ये है मांझी सीट का हाल। अब देखना है इस बार क्या रहेगा जनता का फैसला। जी, समेटते चर्चा को बनियापुर सीट का रुख करते इस कदम इस चर्चा को खत्म करेंगे। रुचिर, बहुत थोड़ा समय हमारे पास है। बनियापुर सीट की जहां तक अगर हम बात करें तो बनियापुर प्रभु के प्रभुत्व वाले सीट है। प्रभु, बिहार के प्रभु, खासकर सारण में तो प्रभुनाथ सिंह का नाम जहन में आता है। अपने ही चेले अशोक सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद है, सजा याफ्ता है। अभी उनके भाई केदारनाथ सिंह यहाँ से विधायक है। सवर्णों का बोलबाला है इस सीट पर। यहाँ पर राजपूत वोट जो है, क्षत्रिय वोट डिसाइड करते हैं इस सीट पर किसका वर्चस्व होगा। 2015 के बाद पहले 2010 में भी केदारनाथ सिंह ने ही यहाँ पर जीत का परचम लहराया था, प्रभुनाथ सिंह के भाई ने। तो अब ये देखना है कि 2020 में समीकरण काफी बदले हुए हैं। प्रभुनाथ सिंह खुद चुनाव मैदान में नहीं है, मदद करने के लिए वो जेल में है, सजा याफ्ता है, और एनडीए ने इसी को मुद्दा बना रखा है, खासकर अपराध को लेकर। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या होता है इस बार के चुनाव में, क्योंकि बनियापुर सीट की जो बात है ये एक तरह से यूं कहिए कि प्रभुनाथ सिंह के इलाके में छवि भी दबंग की थी, अभी भी है। तो बनियापुर सीट के बारे में भी देखा जाए। 8 विधानसभा सीटों पर जो अभी जो वर्तमान समीकरण है वो जैसा कि हम दर्शकों को पहले बताया कि 6 पर महागठबंधन, तत्कालीन महागठबंधन, जिसमें 2 जेडीयू की भी सीटें हैं और बाकी 2 पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि सीटें अब काफी परिवर्तन हुए हैं। बीजेपी को एक सीट पर विरोध का अपने ही विधायक चोकर बाबा से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जिनका कहना है, जो खुलकर अब कह रहे हैं कि जातीय आधार पर, चूंकि बिहार में रुचि ने बहुत विडंबना है कि
जो मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ जाति ही चुनाव में एकमात्र सच होता है। तो चोकर बाबा का कहना है कि उन्हें जाति के आधार पर, क्यों मैं गलत कह रहा हूँ? जैसा आप अगर देखते आ रहे हैं आप बिहार को, तो बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे जो है मामले भले ही कुछ भी रहे हों, विकास मुद्दा बने, कुछ भी हो, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो जातीय समीकरण का ही होता है और हर बार चुनाव में ये देखने को मिलता भी है। जी, और ये विडंबना है, यहाँ मुद्दों के आधार पर वोट काफ़ी कम पड़ते हैं। काफ़ी जब गुस्सा होता है तभी मुद्दों के आधार पे वोट पड़ते हैं लोगों के बीच, जब गुस्सा होता है और गुस्सा नहीं होता है तो जातीय आधार पर वोट पड़ते हैं, और ये बिहार की विडंबना है। शायद विकास से काफ़ी दिनों तक वंचित रहने का एक जो कारण है वो ये भी है। खैर, सारण जिले पर हमारी चर्चा यहीं तक थी, कल हम फिर मिलेंगे। मैं और रुचिर और हमारे कई साथी हैं जो एनबीटी पर जो बिहार के बारे में आपको अच्छी-अच्छी जानकारियाँ देंगे। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए जिले के साथ। आज के लिए हमारी चर्चा यहीं तक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।